हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। दोस्तों, हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं आपके एचपीएएस के प्रीलिम्स में, हम उसको देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। आज हम जिन टॉपिक से क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड पॉपुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, प्लानिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आए हैं, फिजिकल पॉलिसी या बजट इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ए 1948, बी 1956, सी 1964 या डी 1972। दोस्तों, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद, यानी कि 1948 में। उसके बाद 1956 में आई, फिर 1985-86 में फिर से इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई, और फिर 1991 जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1948। Question number 2. What was the index of industrial production in December 2017? A 8.8%, B 7.1%, C 6.68% या D 2.4%। दोस्तों, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये क्वेश्चन कहां से निकला होगा? ये आया होगा आपके करंट अफेयर से। तो दोस्तों, कैसे देखिए पीसीएस ने कैसे लिंक किया है, जो करंट अफेयर्स में आपका क्या कुछ आया होगा कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इस महीने में इतना रहा, ये इंफॉर्मेशन आई होगी। बट आपको साथ में रिलेट करना है कि ये हमारे सिलेबस के किस टॉपिक से आता है। तो ये आता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ टॉपिक से। इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या, जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, आपके जो भी कैपिटल गुड्स हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, फिर मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं, ये सब किसका पार्ट है? ये सब आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर के पार्ट है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या मेजर करता है कि कितना चेंज आया है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मेजर करता है आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है? आपका एक टॉपिक है जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। तो जैसे इसमें पूछा गया कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या रहा, इसका आंसर हम जान लेते हैं। इसका आंसर है बी 7.1%। ये पर्टिकुलर उस पीरियड में पूछा गया था कि दिसंबर 2017 में कितना था। बट आगे किस तरह के सवाल आ सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन पब्लिश करता है, इसका बेस ईयर क्या है, इसमें जो हमारी कोर इंडस्ट्रीज हैं, हमारी कितनी कोर इंडस्ट्रीज हैं? हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, उनका वेटेज कितना है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में? 40%, 40.12% के लगभग उनका वेटेज है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या मेजर करता है, कौन उसको पब्लिश करता है, क्या उसका बेस ईयर है, और या फिर उसके क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो इस तरह के सवाल आपसे कल के दिन को प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है? अगर उन्होंने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में पूछा है तो वो बात कर सकते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज की। ये क्या मेजर करता है? ये 8 कोर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये उनको मेजर करता है। तो कल के दिन को आपसे इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, यही फायदा है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको अंदाजा लगता है कि जैसे हमारे सिलेबस से किस तरह के
क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है तो कल के दिन को और ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा जा सकता है, या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन, द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन was established during which of the 5-year plans? A फोर्थ प्लान के वक्त, B सेकंड, C थर्ड, या D सिक्स्थ? द करेक्ट आंसर इज B सेकंड 5-year प्लान। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 1957 में। तो दोस्तों जब आप 5-year प्लान्स पढ़ रहे हैं तो उनके जो सीलिएंट फीचर्स हैं या कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि मेजर स्टेप्स से जो लिए गए थे वो आपको याद रखने पड़ेंगे हर 5-year प्लान के बारे में। जैसे कि फोकस्ड पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स कब से शुरू हुई है ना, किस 5-year प्लान से इनकी शुरुआत हुई। तो इस तरह के कुछ जो मेजर स्टेप्स किसी 5-year प्लान में लिए गए हैं वो आपको पता होने चाहिए, फर्स्ट 5-year प्लान से लेके 12th 5-year प्लान तक। जो भी रीसेंट प्लान है उसकी थीम क्या थी, जैसे 11th प्लान या 12th प्लान की थीम क्या थी, जो भी मेजर स्कीम्स या मेजर प्लान्स लिए गए हैं इन सारे 5-year प्लान्स में वो आपको थोड़े पता होने चाहिए। जैसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि केवीआईसी जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था, किस 5-year प्लान के दौरान एस्टेब्लिश हुआ था। तो जो 5-year प्लान्स है उनके सेलिएंट फीचर्स या सेलिएंट ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो आपको पता होने चाहिए। फोर्थ, for the budget proposal 2017-18 which one of the following is not correct? Not correct पूछ रहे हैं। A, target for agriculture credit has been fixed to the tune of rupees 10 lakh crore. B, new mini labs in Krishi Vigyan Kendra will be established. C, total allocation for rural agriculture and allied sector is rupees 80,000 crores. या D, अचीविंग 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 1 May 2018। आंसर इज C, नॉट करेक्ट। टोटल एलोकेशन रूरल एग्रीकल्चर एंड राइट सेक्टर इज रुपीज 80,000 करोड़। दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन है, हमें कोई मतलब नहीं अब दोबारा बजट 2017-18 के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा, बट किसके बारे में पूछा जा सकता है, जो भी रिसेंट बजट। दोस्तों जैसे मैं पहले भी इंफेसाइज करता आया हूं कि दो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो और दूसरा आपका जो भी रिसेंट बजट आता है, जैसे अभी के हिसाब से 2021-22 का बजट है और इकोनॉमिक सर्वे। तो इस इकोनॉमिक सर्वे और बजट में जो भी की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि इन्फ्लेशन लेवल क्या रहा, डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनकी क्या ग्रोथ रेट रही, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है, इस तरह के जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में इकोनॉमिक सर्वे बताता है वो आपको याद होनी चाहिए। बजट में किस सेक्टर को कितना पैसा दिया गया, कि सोशल सेक्टर को कितना पैसा मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा दिया गया है, जो भी कोई स्कीम्स अनाउंस होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जैसे एमजी नरेगा है, आयुष्मान भारत है, तो इन स्कीम्स को कितना कितना पैसा दिया गया है, स्वच्छ भारत अभियान है। तो आपको इस तरह का डेटा जो है आपको याद रखना है, आपको लिख कर रखना है, ये आपको उनसे फेच करना है इकोनॉमिक सर्वे या बजट से। What is the estimated social sector expenditure in the budget 2018-19? दोस्तों देखिए नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्या पूछा कि सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर कितना हुआ है इन दी बजट 2018-19 में। ए रुपीज 1.36 लाख करोड़, बी 1.37 लाख करोड़, या सी 1.3 लाख करोड़, या डी 1.39 लाख करोड़। आंसर इज सी, 1.38 लाख करोड़ जो है बजट हमारे स्पेंडिंग करने का एक एस्टिमेट था फॉर सोशल सेक्टर। तो इसी तरह से आपको सोशल सेक्टर के में याद रखना है, आपको इंडिविजुअल सोशल सेक्टर में भी के हेल्थ को कितना मिला, एजुकेशन को कितना मिला, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को कितना मिला, फिर साथ में आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना मिला है,
इस तरह से आपको निकालना है। साथ में आपको यह भी याद रखना है कि टैक्स रिवेन्यू कितना है, नॉन टैक्स रिवेन्यू कितना आ रहा है। जो मेजर आपको जो उसमें डेटा दिया गया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। गोल्डन रूल फॉर फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज, ये 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया है कि गोल्डन रूल क्या है फिस्कल पॉलिसी का। बोरोइंग ओनली फॉर करंट एक्सपेंडिचर, बी बोरोइंग ओनली फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सी बोरोइंग ओनली फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, या डी बोरोइंग फॉर बजट एक्सपेंडिचर। दोस्तों फिस्कल पॉलिसी की क्या चीज होती है? फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू कि सरकार कैसे टैक्सेशन कर रही है, सरकार की कमाई कहां से हो रही है, और सरकार कैसे एक्सपेंडिचर कर रही है, सरकार कैसे पैसा स्पेंड कर रही है अपना। तो दोस्तों उसमें हमारा गोल्डन रूल क्या है कि हम क्या प्रिंसिपल है जिसको हमेशा हम दिमाग में रखते हैं कि ये प्रिंसिपल है कि जब भी हम बोरो करेंगे, जब भी हम कर्जा लेंगे, जब भी हम डेट लेंगे, तो वो किसके लिए करेंगे? कंजम्पशन के लिए नहीं करेंगे, है ना, अपने सिर्फ खर्चों को पूरा करने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि किसके लिए करेंगे? पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे। जब हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, मान लीजिए हमें रोड्स बनानी है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, हमें रेलवे लाइन बिछानी है, तो सिर्फ हम ऐसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए कर्जा लेंगे या बोरो करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि सरकार को इंटरेस्ट पे करना है या हमें अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज पे करनी है या कोई सब्सिडी देनी है, करंट एक्सपेंडिचर करना है, तो हम उसके लिए नहीं करेंगे, बल्कि किसके लिए करेंगे? हम बोरो, हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे, जिससे कि क्या हो, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो आपका ग्रोथ रेट बढ़ेगा, सरकार की इनकम भी बढ़ेगी और सरकार अपनी जो बोरोइंग है वो वापस कर पाएगी, अपना कर्जा उतार पाएगी। तो इसलिए गोल्डन रूल क्या है फिस्कल पॉलिसी का कि बोरो ओनली फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड हम क्वेश्चन देख रहे हैं। ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, या डी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि ओईसीडी। दोस्तों ये किस पार्ट से है, किस सिलेबस का कौन सा हिस्सा है जहां से ये सवाल पूछा गया है? दोस्तों आपके सिलेबस में मेंशन्ड है इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड हैं आपकी, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड, ब्रिक्स और ओईसीडी एंड डब्ल्यूटीओ। तो ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है आपके सिलेबस में। दोस्तों आपको इन सब के बारे में पढ़ना है, जैसे इनकी कुछ बेसिक चीजें कि ये कब एस्टेब्लिश हुई, उनके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं, उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रीसेंट न्यूज कोई भी अगर उनसे रिलेटेड है तो वो आपको पता होनी चाहिए। इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी रिसेंट न्यूज आ रही है, इनके कोई जो सबमिट होते रहते हैं या कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं, रिसेंट कहां पर हुई है, उसकी क्या थीम रही है, तो इन सबमिट्स कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। और कोई रिपोर्ट्स अगर ये पब्लिश करती हैं, जैसे आईएमएफ बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक भी करता है, यूनाइटेड भी करता है, ओईसीडी किसी अगर कोई रिपोर्ट पब्लिश करता है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं वो आपको इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़नी है। तो ये जो करंट क्वेश्चन है जो हम देख रहे हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ये इसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में है। ये कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को। तो आपको इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। इस क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि रिपोर्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, कल के दिन को कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछ सकते हैं, उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछ सकते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या था कि वो कब एस्टेब्लिश हुई है, उनका हेडक्वार्टर कहां पे है, कितने मेंबर्स हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया मेंबर है कि नहीं, है ना, जैसे इंडिया ओईसीडी का मेंबर नहीं है तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब देखिए
एनुअल समिट 2015 ऑफ ब्रिक्स नेशंस विल बी हेल्ड इन। अब इसमें पूछ लिया कि उसका समिट 2015 का ब्रिक्स नेशंस का कहां पर होने वाला है। न्यू दिल्ली में, फोर्टालेजा ब्राजील में, उफा रशिया में, या फिर डी डरबन साउथ अफ्रीका। 2015 का जो ब्रिक्स समिट था वो हुआ था उफा रशिया में। तो आंसर है सी। तो देखो इन जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं इनसे हमें अंदाजा लग रहा है कि हमें किस तरह के जो है प्रिपरेशन अपनी करनी है, किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है। In the latest report 2019, World Bank appreciated India's efforts and policies to reduce poverty by half since 1991, provide clean and wholesome water to all, C. immunize all the children in the age of 0 to 5 years, या D. achieve gender parity in primary education। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी 2019 की, उसमें इंडिया को किस चीज के लिए अप्रिशिएट किया गया है कि उन्होंने गरीबी जो है हाफ कर दी सिंस 1991, या हमने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया सभी को इसलिए, या सभी चिल्ड्रन को हमने इम्यूनाइज कर दिया है 0 to 5 ईयर्स के बीच में, या फिर जेंडर पैरिटी आ गई है प्राइमरी एजुकेशन। तो इसमें से किसके लिए हमें जो है एप्रिसिएशन मिला है, तारीफ मिली है वर्ल्ड बैंक से। आंसर इज ए, रिड्यूसिंग पॉवर्टी बाय हाफ सिंस 1991। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो हमने पॉवर्टी है वो हाफ कर दी है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने हमारी तारीफ की थी कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कि आपने पॉवर्टी हाफ कर दी है, लेकिन फिर भी आपके यहां आज भी 28% लोग ऐसे हैं जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर है। तो देखिए उनकी रिपोर्ट से, एक रिसेंट रिपोर्ट थी उसके बारे में उन्होंने पूछा, इसलिए मैंने कहा कि जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आ रही है वो किस चीज से रिलेटेड है, इंडिया के बारे में क्या कुछ कहा गया है उसमें, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जो भी मैंने एलिमेंट्स बताए हैं कि कब एस्टेब्लिश हुए हैं, उनके क्या एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मेंबरशिप है, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, उनकी थीम्स, उनकी जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं कौन कौन सी वो पब्लिश करते हैं, रिसेंटली कौन सी पब्लिश हुई हैं, ये आपको पता करना है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are called Bretton Woods twins? IMF and IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं ये। B. IMF and WTO, C. IBRD and WTO, या D. none of these। दोस्तों ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में। उस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में यह डिसीजन लिया गया था कि हम दो इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करेंगे, एक का नाम रखा गया IMF, दूसरा वर्ल्ड बैंक, या जिसको आप IBRD के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसीलिए IMF और वर्ल्ड बैंक या IBRD को कहा जाता है ब्रेटन वुड्स ट्विंस, क्योंकि इन दोनों का जो जन्म है, जो ओरिजिन है, इस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से आता है। डेमोग्राफी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो हम देख लेते हैं। एज पर पॉपुलेशन सेंसस 2011, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश एंड इंडिया रेस्पेक्टिवली? A 15.05 and 35.6, B 10.03 and 31.16, C 10.03 and 35.6, या D 12.65 and 31.16। तो दोस्तों जो इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से वो है 31.16, और हिमाचल प्रदेश की अर्बन पॉपुलेशन है 10.03%। तो इसका करेक्ट आंसर इज बी। तो सेंसस में, सेंसस जो लेटेस्ट सेंसस है, सेंसस 2011, 2021 का सेंसस होना है अभी, तो सेंसस 2011 के हिसाब से आपको कुछ फीचर्स, कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, डिफरेंट कम्युनिटीज का ग्रोथ रेट कितना रहा, मेल फीमेल की परसेंटेजेस,
कुछ भी अगर हेल्थ इंडिकेटर्स सेंसस में बताए गए हैं तो ये सब चीजें जो हैं वो आपको जाननी है। कौन सी सबसे डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं या स्टेट्स हैं, लिटरेसी रेट के बारे में, ओवरऑल लिटरेसी रेट क्या है, कितनी परसेंटेज का चेंज आया है, जेंडर के डायमेंशन पे क्या है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स कौन से स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कौन से जो हैं वो सबसे पीछे हैं। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं वो सेंसस से मिलेंगी और ये सब आपको पता होनी चाहिए। ये आपको दो कॉन्टेक्स्ट में पता होनी चाहिए, एक तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और दूसरा हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2017 हाउ मेनी फीमेल्स suffered from anemia in India? A 49%, B 51%, C 53% या D 54%। तो दोस्तों ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट एक्चुअली में एक हेल्थ इंडिकेटर के बारे में बता रही थी कि हमारे यहाँ कितनी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि एनीमिया से सफर करती हैं। तो दोस्तों ये किस सिलेबस से, जैसे आपको ये पता लगाना होगा जो भी करंट अफेयर्स में चल रहे हैं कि हमारे किसी टॉपिक से रिलेट भी करते हैं या नहीं करते हैं, जो हमारा सिलेबस है वहां पे किस पार्ट से ये आते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अंदाजा लगा पाएंगे अच्छा कि ये क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से हमें पूछा जा सकता है। आपको इसलिए क्या होना चाहिए, आपको अपना जो सिलेबस है, आपका जो भी जीएस का सिलेबस है वो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए और हमेशा उसको हैंडी रखिए। आपको धीरे धीरे क्या होगा, वो सिलेबस याद हो जाएगा। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये हमारे इस सिलेबस के इस पोर्शन से आता है, हमें ये चीज कवर करनी पड़ेगी क्योंकि कल के दिन को इनसे प्रीलिम्स में या मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एनीमे एक्चुअली किसका पार्ट था, ये बता रहा है आपके जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ना। जैसे मान लीजिए कल के दिन को इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के बारे में कोई न्यूज आती है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट के बारे में कुछ न्यूज आती है, फर्टिलिटी रेट के बारे में कोई न्यूज आती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड या इन सब चीजों से कुछ रिलेटेड कोई न्यूज आती है, तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान रखना है क्योंकि ये आपकी जो डेमोग्राफी चैप्टर है उससे रिलेटेड है। तो कभी भी इनसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है बी 51%। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2017 के हिसाब से 51% ऑफ फीमेल्स इन इंडिया सफर फ्रॉम एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड? 1901, 1911, 1921 या डी 1931? आंसर इज सी 1921। इसको क्यों कहा जाता है डेमोग्राफिक डिवाइड, ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड? क्योंकि 1921 से जो पहले का अगर हम देखें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो क्या होता था कि कभी इंक्रीज कर रही है, कभी डिक्रीज कर रही है पॉपुलेशन, कोई कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती है पॉपुलेशन में। 1921 की बात क्या हो रहा है कि हमारी पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज भी हो रहा है और वो कंसिस्टेंट भी है, कि ऐसा नहीं कि कभी घट रहा है बढ़ रहा है, वो लगातार बढ़ रहा था और इंक्रीज ही कर रहा था और कंसिस्टेंट था। तो इसलिए 1921 को कहा जाता है ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। उससे पहले कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतना नहीं था, कभी घटता था कभी बढ़ता था। 1921 के बाद से हमारा जो ग्रोथ रेट रहा है पॉपुलेशन का वो कंसिस्टेंट रहा है और बढ़ता हुआ रहा है, इंक्रीजिंग रहा है। तो इसीलिए 1921 को कहा गया है एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो लेक्चर है और जो लास्ट लेक्चर हमारा होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में, उसमें हम देखेंगे जो भी लेटेस्ट या करंट डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उनसे किस तरह के सवाल पूछे गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।